हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हानु ग्लोबल स्टडीज़। और जैसे कि आपको पता ही है कि हम रीजनल ज्योग्राफी कवर कर रहे थे और उसमें हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अब हम पहुंच गए हैं यूरोप पर। यूरोप की भी हमने ज्योग्राफिकल लोकेशन और सारी जल संधियों को कवर कर लिया है। ठीक है जी। आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे यूरोप में कौन कौन से पर्वत हैं और साथ ही साथ हम जानेंगे यूरोप की झीलों के बारे में। ठीक है। हमने लास्ट क्लास में आपको कुछ दो ट्रिक भी बताई थी कि कैसे कैसे आप कैस्पियन सागर से लगे हुए देशों को नाम याद कर सकते हैं और बाल्टिक सागर से लगे हुए देशों के नाम याद कर सकते हैं। आज हम और जो सागर लगते हुए हैं यूरोप में उनकी क्या कहते हैं देशों के नाम याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी। कोशिश करेंगे कि उनको ट्रिक से ही कवर किया जाए। ठीक है जी। तो आज स्टार्टिंग करते हैं क्लास को। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप, यूरोप के पर्वत। यूरोप के पर्वत। ठीक है जी। यूरोप के पर्वत की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने जैसे कि कहा था आपको कि आपके पास एक मैप होना चाहिए। ठीक है जी। आपके पास मैप की कोई भी बुकलेट हो सकती है। ठीक है जी। वो इंग्लिश वाली, हिंदी वाली, कोई भी। और जब आप क्लास को देखें तो उसमें यूरोप के फिजिकल मैप को, ठीक है, तो यूरोप के फिजिकल मैप को खोल लीजिएगा और फिजिकल मैप में आज हम देखेंगे कि कौन कौन से पर्वत पहाड़ हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि परंपरा रही है कि हम किसी भी महाद्वीप के सबसे बड़े पर्वत को पढ़ने का प्रयास करते हैं और उस पर्वत से बाद उसके हम अन्य पर्वतों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर हम पहले सबसे ऊंचे पर्वत को लिख लेते हैं तो एग्जामिनर ज़्यादातर क्वेश्चन जो करता है किसी भी महाद्वीप से कि सबसे ऊंचे पर्वत का नाम बता दीजिए या सबसे लंबे पर्वत का नाम बता दीजिए। ठीक है जी। तो यूरोप के सबसे जो ऊंचा पर्वत है वो है कॉकेसस पर्वत। कौन सा पर्वत है जी? कॉकेसस पर्वत। तो याद रखिएगा, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत का क्या नाम है? कॉकेसस। कॉकेसस पर्वत। ठीक है जी। और कॉकेसस पर्वत में भी, ठीक है जी, कॉकेसस पर्वत में भी जो सबसे ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं माउंट एल्ब्रूस। क्या बोलते हैं? माउंट एल्ब्रूस। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 5642 मीटर। तो यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एल्ब्रूस। ठीक है जी। ये कौन से पर्वत पर स्थित है? कॉकेसस पर्वत पर स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 5642। ठीक है जी। आपको इसको नोट डाउन कर लीजिएगा सबसे पहले। हेडिंग डालिएगा कॉकेसस पर्वत। कॉकेसस पर्वत। ठीक है जी। देखिएगा, यह यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे ऊंचा पर्वत है। पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रूस। सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस। कितनी है जी? 5642 मीटर है। ठीक है जी। 5642 मीटर है। ठीक है। अब हम इसी कॉकेसस पर्वत के बारे में एक बात और देखेंगे कि ये जो पर्वत है ये आसपास के कुछ देशों से भी मिलता है। कहां पर मिलता है? आसपास के कुछ देशों से मिलता है। तो इसमें ये जो यहां पर पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो क्षेत्र है इधर की साइड आप इसको देखेंगे, ये वाला जो क्षेत्र है ऊपर ये रूस वाला क्षेत्र है। इधर देखेंगे आप अर्मेनिया वाला क्षेत्र है। राइट साइड में आप देखेंगे तो जॉर्जिया वाला क्षेत्र मिलेगा और फिर आपको मिल जाएगा
अजरबैजान वाला क्षेत्र, ठीक है जी। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए कॉकेसस पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस किस देशों में है, ठीक है जी, ये किन देशों में है। तो आप याद रखिएगा रूस, आर्मेनिया और अजरबैजान, और उसके अलावा अभी आपको जो एक देश का नाम बताया जॉर्जिया, और अजरबैजान और क्या कहते हैं आर्मेनिया, ठीक है जी। तो पहला है रूस, दूसरा है आर्मेनिया, तीसरा जॉर्जिया और अजरबैजान। तो आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो याद रखिएगा कॉकेसस पर्वत श्रृंखला का विस्तार रूस, आर्मेनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान में है। तो कहां पर है? रूस में है, आर्मेनिया में है, जॉर्जिया में है और कहां पर है? अजरबैजान में है। तो याद रखिएगा कितने देश हो गए हैं टोटल? 4 देशों में, 4 देशों में है, 4 देश हैं टोटल, ठीक है जी। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला मैंने आपको बता दी माउंट एवरेस्ट है, ठीक है जी, याद रखिएगा। ज्यादातर क्वेश्चन जो फ्रेम होता है वो यही से हो जाता है, लेकिन अभी हम बात करते हैं और अन्य पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, ठीक है जी, ठीक है। यहां पर जब हम अन्य पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर एक पर्वत मिल जाएगा आपको पिंडस। मैं आपको और बता दूं कि यहां पर और जो पर्वत हैं वो ज्यादातर आते हैं आपके एग्जाम में मैच करने के लिए। क्या करने के लिए आते हैं? मैच करने के लिए। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इन पर्वतों को किस देश में स्थित है। जैसे पिंडस पर्वत है, ठीक है जी, तो ये है इटली में। कहां पर है? इटली में। तो आप इसको ये जो पिंडस पर्वत है, ये नहीं जी, पिंडस पर्वत जो है ये आपको मिल जाएगा इधर ग्रीस वाले क्षेत्र में, और एपेनाइन पर्वत जो है ये पूरा मिल जाएगा आपको कहां पर? इटली के क्षेत्र में। ये जो है ये ग्रीस वाला क्षेत्र है, जहां पर मैंने आपको कल लिखाया था कि यहाँ पे एड्रियाटिक सागर है और यहाँ पर एक जल संधि है। उसके अलावा बाद में आप जाते हैं एजियन सागर में, और यहाँ पर दार्दनेस जल संधि है, काला मरमरा सागर से होते हुए कहां पर चले जाते हैं? ब्लैक सागर में। और यहाँ पर कर्च जल संधि है, कर्च जल संधि से आप कहां चले जाते हैं? एजोव सागर में। आपको जल संधियां पढ़ाई गई थी, ठीक है जी। तो उसी हिसाब से आप याद रखिएगा कि इटली में जो है एपेनाइन पर्वत है। मैं आपको इनकी एक पूरी लिस्ट बनाकर दे देता हूं, ठीक है, ताकि आप इनको और याद रख सके कि कौन कौन से पर्वत कहां कहां पर है, ठीक है जी। ये जो आप पूरे पर्वत देख रहे हैं, जैसे एपेनाइन पर्वत मैंने यहां पर लिख दिया है कि एपेनाइन पर्वत कहां पर स्थित है? इटली में स्थित है। तो ये 10 पर्वत आपको लिख के दिए गए हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्वत हैं यूरोप के, ठीक है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अगर यूरोप में से पर्वत में से क्वेश्चन आता है, यूरोप में से पर्वत में से क्वेश्चन आता है, तो इन्हीं पर्वतों में से ही बार बार क्वेश्चन की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा एपेनाइन पर्वत कहां पर है? इटली में। एक पर्वत माउंट एटना भी है, ठीक है जी, जो सिसिली द्वीप है। मैंने आपको सिसिली द्वीप पढ़ाया था, आप यहां पर देखिएगा, ये रहा सिसिली द्वीप, ठीक है जी। तो यहीं पर ही एक पर्वत है, कौन सा नाम है? माउंट एटना, ठीक है जी। तो माउंट एटना जो पर्वत है वो कहां पर है? सिसिली द्वीप पर है। और कहां पर? सिसिली द्वीप किसका पार्ट है? इटली का पार्ट है, ठीक है जी। यूराल पर्वत जब मैंने आपको क्या कहते हैं यूरोप शुरू कराया था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि यूराल पर्वत जो है वो यूरोप और एशिया का विभाजक पर्वत है। एशिया और यूरोप का विभाजक पर्वत है, ठीक है जी। तो यूराल नदी भी है और यूराल पर्वत भी है। तो याद रखिएगा यूराल पर्वत कहां पर है? रूस में है। कैंटाब्रियन पर्वत है और सियरा नेवादा पर्वत भी है, ये स्पेन में है, ठीक है जी, याद रखिएगा। और एक पेरेनीज पर्वत है जो फ्रांस और स्पेन दोनों में है। हो सकता है जैसे पेरेनीज पर्वत आपके एग्जाम में आया कि बताइए कि पेरेनीज पर्वत कौन से देश में स्थित है, ठीक है, और यहां पर हमने लिख के दिया कि आपको फ्रांस और स्पेन दोनों में है, ठीक है जी। तो हो सकता है कि उस ऑप्शन जो आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, 4 ऑप्शन A B C D, उसमें फ्रांस ना हो, ठीक है, उसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया हो? स्पेन है, तो आपको स्पेन लगाना है। लेकिन अगर स्पेन नहीं हुआ ऑप्शन में, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? फ्रांस लगाना पड़ेगा, ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा। वोस्जेस पर्वत सबसे इंपोर्टेंट पर्वतों में से एक है। पेरेनीज, ये 2 पर्वत जो हैं ये बहुत इंपोर्टेंट है।
और यहां पर ये वाला पर्वत इंपॉर्टेंट है, और ऊपर पिंडस पर्वत जैसे मैंने बताया था ग्रीस में है, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है, जर्मनी का है। अभी हाल फिलहाल में ही एक एग्जाम हुआ था यूपी में, वहां पर भी पूछा गया था कि बताइए ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां पर स्थित है। और एक पेनाइन पर्वत जो इंग्लैंड में स्थित है, ठीक है जी, कहां पर स्थित है, इंग्लैंड में। तो जैसे कि मैंने बताया कि टोटल, अभी मैंने आपको एक पहला पर्वत लिखाया था कॉकेसस पर्वत, जिसकी ऊंचाई जो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस है, ठीक है। और माउंट एल्ब्रूस के साथ उसकी ऊंचाई भी लिखाई गई थी, और यह भी बताया था कि उसका विस्तार कौन कौन से देशों में है, ठीक है। रूस, अर्मेनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान। लेकिन यहां पर मैंने आपको पर्वतों के नाम और साथ ही उनके देशों के नाम दिए हैं, ताकि आप आने वाले एग्जाम में इन पर्वतों को याद कर सके। जैसे कि मैंने बताया कि ये वाला पर्वत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है, ठीक है जी। वोस्जेस पर्वत, पेरेनीज पर्वत और उसके अलावा एपेनाइन पर्वत। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरे जितने भी पर्वत आपको लिखाए गए हैं, 11 पर्वत आपको बताए हैं, ठीक है जी, यूरोप के, इन पर्वतों को आप अच्छे से याद कर लेंगे, और आगे जब कभी एग्जाम में आएंगे तो इनको भी कवर कर लेंगे, ठीक है जी। अब हम चलते हैं यूरोप के पर्वत, और अब हम चलते हैं यूरोप की झीलों में। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यूरोप में केवल 2 ही झीलें हैं। यूरोप में जो जनसंख्या है वो क्या कहते हैं, लैंड, ज्यादा लैंड जो है वो लोगों के रहने से कवर हुआ है, ठीक है। तो वहां पर झीलें जो हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। सागर लगे हुए, भूमध्य सागर से बहुत सारे सागर लगे हुए हैं, एड्रियाटिक सागर वगैरह मैंने आपको बताए थे, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं झीलों के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा यूरोप की झीलें। यूरोप की झीलें, ठीक है। यूरोप की झीलें की जब हम बात करते हैं तो आपको मैंने जैसे कहा कि यहां पर यूरोप में केवल 2 ही झीलें स्थित हैं। कौन कौन सी झीलें हैं, 2 ही झीलें ही स्थित हैं। और 2 ही झीलों में, एक यहां पर आप अपना मैप जब खोलेंगे तो यहां पर आपको एक झील मिलेगी जी, ठीक है जी, यहीं पर आपको मिलेगी एकदम राइट साइड में, ठीक है जी। उसका नाम है लडोगा झील। कौन सा झील है, लडोगा झील, जो रूस में स्थित है। कहां पर स्थित है, रूस में। और मैं आपको बता दूं कि ये जो झील है लडोगा झील, ये यूरोप की सबसे मतलब कि यूरोप की मीठे पानी की झील है। कैसी झील है, मीठे पानी की झील। जैसे हमने जब उत्तरी अमेरिका कवर किया था तो हमने वहां पर बताया था कि सुपीरियर झील जो है वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है, ठीक है जी। तो ऐसे ही यहां पर जब यूरोप के आपसे क्वेश्चन आएगा तो आपको पूछेगा कि यूरोप की मीठे पानी की झील सी कौन सी है, यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन है, तो आप याद रखिएगा कौन सी झील है, लडोगा झील है, ठीक है जी। तो लिख लीजिएगा पहली झील कौन सी है, लडोगा झील। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, कहां पर स्थित है, कहां पर है, रूस में। और दूसरा, यूरोप की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी, मीठा पानी मतलब फ्रेश वाटर, मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक, ठीक है जी। और अब हम बात करते हैं दूसरी झील की, ठीक है जी। दूसरी झील आप देखेंगे कि जो जो आपको अभी लडोगा झील बताई है ऊपर की साइड, वहीं की उसी के नीचे एक झील है जिसका नाम है ओनेगा झील। यहीं पर ही आपको मिल जाएगी नीचे की साइड, हालांकि वो इतनी बड़ी नहीं है, उसकी छोटी झील है। जहां पर, वहां पर आपको लिखा होगा कौन सी झील, ओनेगा झील। कौन सी है जी, ओनेगा झील। तो यहां पर ये तो आपको झील है, ये है लडोगा झील, और ये आपको मिलेगी ओनेगा झील, ओनेगा झील, ठीक है जी। तो याद रखिएगा ये भी रशिया में ही है। तो मैंने जैसे कि आपको कहा था कि यूरोप की जो झीलें हैं, यूरोप में केवल 2 ही झीलें हैं, ठीक है जी।
तो तीसरी झील जो है वो है ओनेगा झील। इसकी विशेषता तो नहीं है, बस इतना ही याद रखिएगा कि ये कहां पर स्थित है, रूस में स्थित है, रूस में स्थित है। ये भी मीठे पानी की झील है, क्योंकि रूस में है तो जहां पर ये है वहीं पर ये है, दोनों ही झीलें जो हैं वो मीठे पानी की झीलें हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि दो ही झीलें हैं, लडोगा झील और क्या कहते हैं, ओनेगा झील, ठीक है। तो हमने आपकी यूरोप की पर्वत देखे, यूरोप के पर्वत देखे, सबसे ऊंचे पर्वत की बात की। उसके बाद हमने आपके पर्वतों को बताया कि एपेनाइन पर्वत है, माउंट एटना है, कहां पर है, यूराल पर्वत है, ठीक है जी, कैंटाब्रियन पर्वत है, शेरा नेवादा पर्वत है, पेरेनीज पर्वत है, फ्रांस स्पेन में है, वॉस्जेस फ्रांस स्पेन में है, पिंडस ग्रीस में है, ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी में है, पेनाइन जो है वो इंग्लैंड में है, ठीक है जी। उसके बाद जो हमने कवर किया, उसके बाद हमने झीलों के बारे में बताया। लडोगा झील रूस में है, यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उसके बाद हमने आपको बताया कि ओनेगा झील है, ओनेगा झील जो है क्या कहते हैं वो भी रूस में ही है। उसके बाद हम जब बात करते हैं तो हम आपको बता दें कि जैसे मैं आपको बताता हूं कि कुछ घास के मैदान होते हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। जैसे मैंने आपको वेनेजुएला में लिखाया था कि वेनेजुएला की घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, लानोस कहा जाता है। तो यूरोप में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है जी। कैसे घास के मैदान पाए जाते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। और शीतोष्ण घास के मैदानों को आप इसको लिख लीजिएगा, यूरोप में कैसे घास के मैदान पाए जाते हैं, यूरोप में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। कैसे, शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि जो घास के मैदान होते हैं उनका नाम जो है उनके क्षेत्र के आधार पर रखा गया है, ठीक है। तो शीतोष्ण घास के मैदान जो हैं इनको भी दो भागों में बांटा गया है। तो अगर आप स्टेपी घास के मैदान कहेंगे, स्टेपी घास के मैदान, कि आपसे कोई पूछे कि बताइए स्टेपी घास के मैदान कहाँ कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा ये कहा जाता है यूक्रेन में। कहाँ कहा जाता है, यूक्रेन में, ठीक है जी। और आपसे कोई पूछे कि पुस्ताज घास के मैदान कहां पर, पुस्ताज घास के मैदान कहां पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं यूरोप के हंगरी में। कहां पाए जाते हैं, यूरोप के हंगरी में, ठीक है। तो दो ही घास के मैदान पाए जाते हैं, स्टेपी घास के मैदान जो मैंने आपको बताया यूक्रेन में, और दूसरे पुस्ताज घास के मैदान जो हमने आपको बताया कहां पर, हंगरी में पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है, ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ना जाने कितनी बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा इन पे, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य तथ्यों पर, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था कि आज मैं आपको कोशिश करूंगा कि कुछ सागर से लगते हुए कुछ देशों के नाम भी बता दूं, ठीक है जी। तो याद रखिए, मैं आपको नदी जो है, नदी हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, मतलब कि नेक्स्ट क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो प्रयास करेंगे, हम यहाँ पर प्रयास करेंगे कि आज कुछ देशों से लगते हुए क्या कहते हैं, कुछ सागर से लगते हुए देशों के नाम याद कर लें, ठीक है जी। तो जैसे पहले देश, पहली ट्रिक लिख लेते हैं। जैसे मैंने आपको एक काला सागर लिखाया था, ठीक है जी। तो काला सागर से लगते हुए देशों के नाम, ठीक है जी। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, पहला काला सागर से लगते हुए देशों के नाम, काला सागर से लगते हुए देशों के नाम, ठीक है जी। इसकी ट्रिक आप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं गेट मी ए ब्लैक टर्की, ठीक है जी, रोब, ठीक है। गेट मी ए ब्लैक
टर्की, रोम। ठीक है, ज्यादातर जब देखो, जब मैं लास्ट टाइम जब मैंने आपको ट्रिक बताई थी तो वहां पर भी मैंने जहां पर कैपिटल लेटर बनाए थे, क्या बनाए थे, कैपिटल लेटर बनाए थे, तो वहां पर मैंने कहा था कि यही कैपिटल लेटर आपके देशों के नाम होंगे। क्या होंगे, देशों के नाम होंगे। तो जैसे ये जी है, तो जी से जो पहला नाम है वो है जॉर्जिया। क्या है, जॉर्जिया। तो काला सागर से लगने वाले देशों में पहले देश का नाम क्या है, जॉर्जिया। ब्लैक से आप याद रखिएगा, इस ट्रिक को आप ब्लैक से याद रख सकते हैं, गेट मी ए ब्लैक टर्की रोब। तो ब्लैक का मतलब काला सागर से ही है, तो यहां पर याद रखिएगा ये क्या है, काला सागर है। ठीक है जी। तो टी से याद रखिएगा तुर्की, और तुर्की का नया नाम क्या हो गया, तुर्की। यू से याद रखिएगा यूक्रेन। आर से याद रखिएगा रूस। रो से याद रखिएगा रोमानिया। क्या है जी, रोमानिया। और बी से याद रखिएगा बुल्गारिया। क्या है जी, बुल्गारिया। तो यहां पर हमने काला सागर से लगने वाले देशों के नाम देखे। गेट मी ए ब्लैक टर्की रो। आप चाहे तो किसी अन्य मेथड से भी याद कर सकते हैं, लेकिन हमारा फर्ज ये बनता है कि हम आपको सिंपल से सिंपल मेथड में आपको चीजों को प्रोवाइड करने का प्रयास करें। ठीक है जी। तो यहां पर हमने आपको काला सागर से लगने वाले देशों की एक ट्रिक दी है, सिंपल सी। ठीक है जी। बहुत सारे लोग देते हैं। ठीक है जी। आप चाहे तो इसको अगर आप सिंपल से याद कर सकते हैं किसी भी तरीके से, मतलब आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है, तो आप बिना ट्रिक के भी याद कर लीजिए। मतलब कि आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन हमने प्रयास यह किया है कि हम चाहते तो सीधे के सीधे 6 के 6 देशों के नाम भी आपको लिखा सकते थे, सिंपल ही। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि आपको मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो आप इसी से आप एक गेट मी ए ब्लैक टर्की रो उससे याद कर सकते हैं। ठीक है जी। तो काला सागर से लगते हुए देशों के नाम हमने आपको देखे। साथ ही आज हम और भी देशों के नाम मतलब की कोशिश करेंगे कि जैसे हमने आज काला सागर से देखी, और साथ ही हम देख लेते हैं उत्तरी सागर से लगते हुए देशों के नाम। ठीक है जी। कौन से, उत्तरी सागर से। तो एक ट्रिक और लिख लीजिए, उत्तरी सागर से लगने वाले देशों के नाम। तो हम उत्तरी सागर से लगने वाले देशों के नाम की बात करते हैं। ठीक, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि यहां पर मैंने ब्लैक सागर की बात की थी। ठीक है जी। जब हम नॉर्थ सागर की बात करते हैं तो ये रहा नॉर्थ सागर। नॉर्थ सागर जब आप देख रहे हैं तो यहां पर बहुत सारे देश आपको मिल रहे होंगे। ठीक है जी। यहां पर इंग्लैंड भी मिलेगा, यहां पर फ्रांस भी मिलेगा, स्पेन भी मिलेगा, यहां पर डेनमार्क भी मिल जाएगा, यहां पर नॉर्वे भी है, यहां पर स्वीडन भी है। ठीक है जी। तो यहां पर बहुत सारे देश हैं। ठीक है जी। लगभग 8 कंट्री ऐसी हैं जो नॉर्थ सागर से लगती हैं। ठीक है जी। तो इसको भी प्रयास करेंगे। ठीक है जी। उसी तरीके से ट्रिक से प्रयास करेंगे। ठीक है जी। ठीक है जी। तो ट्रिक लिखने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले नॉर्थ बैग आर माई फ्रेंड। नॉर्थ बैग आर माई फ्रेंड्स। फ्रेंड्स है, स्वीडन भी है ना, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है जी। तो यहां पर आप याद रखिएगा कि यहां पर मैंने आपको कुछ देशों के नाम लिखाए हैं। ठीक है जी। इसी में जैसे यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहीं से शुरू कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये पहला तो आपको जैसे मैंने आपको कहा था, जैसे मैंने वहां पर एक ट्रिक लिखाई थी, गेट मी ए ब्लैक टर्की रोब। तो ब्लैक जो है, वो जो ब्लैक था वो ब्लैक सागर से था। कैसे था, ब्लैक सागर से। ठीक है जी। इसी तरीके से आप इसको नॉर्थ सी से भी याद रख सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन एन का मतलब यहां पर जो है वो है नॉर्वे। ठीक है जी। क्या है, नॉर्वे। तो पहली कंट्री कौन सी है, नॉर्वे। ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरी कंट्री है उसका नाम है बेल्जियम। तीसरी जो है वो है जर्मनी। जो बी जो आपको लिखा गया है ये बी और ये जी, तो बी का मतलब जो है यहां पर क्या है, बेल्जियम।
क्या है? बेल्जियम। तो दूसरी कंट्री कौन सी है? बेल्जियम। तीसरी कंट्री तो आप पीछे भी आपको जी से जर्मनी लिखाया था, तो यहां पर जी से जर्मनी। ठीक है जी। जो मैंने छोटे अक्षरों में लिखा है उसका कोई मीनिंग नहीं है यहां पर। ठीक है जी। इस बात को आपने पीछे वाली ट्रिक में भी ध्यान दिया होगा कि जो शॉर्ट ट्रिक्स में मैंने आपको लिखाया है वहां उसका मीनिंग जो है वो कुछ नहीं होता है। ठीक है जी। और यहां पर, ठीक है जी, ये यहां पर इसका मीनिंग कुछ नहीं है। ठीक है जी। एफ, एफ का मतलब आपको पता ही है, चौथा कौन सा है? फ्रांस। ठीक है जी। फ्रांस के बाद जो आर आप देख रहे हैं, ये वाला आर, इसका जो मीनिंग है यहां पर, ये पूरा का पूरा जो है ये एफ आर है। ठीक है जी। तो याद रखिएगा ये पूरा कौन सा है? एफ आर। ठीक है जी। यहां पर आई जो आप देख रहे हैं, ठीक है जी, ये आई जो है इसका मीनिंग कुछ नहीं है। यहां पर आप चाहें तो इसको छोटा आई भी बना सकते हैं। कैसा बना सकते हैं? छोटा आई। ठीक है जी। लेकिन यहां पर ई का मतलब जो है वो है इंग्लैंड। क्या है? इंग्लैंड। क्या है? इंग्लैंड। यहां पर जैसे आप, मैंने आपको कहा एफ आर का मतलब क्या है? फ्रांस से है। ठीक है। और ई का मतलब क्या है? इंग्लैंड से है। एन का मतलब जो है, आप एन जो है आप नीचे की साइड लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए नीदरलैंड। ठीक है। क्या नाम है? नीदरलैंड। डी से जो आप लिख रहे हैं वो है डेनमार्क। क्या है? डेनमार्क। और एस का जो मीनिंग है वो है स्वीडन। क्या है? स्वीडन। तो 6, 7 और 8 देश। तो उत्तरी सागर से लगने वाले कितने देश हैं? 8 देश हैं। ठीक है जी। कौन कौन से? नॉर्थ बैग आर माई फ्रेंड्स। ठीक है जी। नॉर्थ बैग आर माई फ्रेंड्स। ठीक है जी। तो यहां पर मैंने बताया था कि आई का मीनिंग यहां पर कुछ नहीं है। नॉर्थ का मतलब नॉर्वे, बी का मतलब बेल्जियम, जी का मतलब जर्मनी, एफ का मतलब फ्रांस, आई का मतलब फ्रांस जो है आपको मैंने पूरा बताया था कि ये एफ आर पूरा का पूरा है। ठीक है। आई का मीनिंग यहां पर कुछ नहीं है। ई का मतलब इंग्लैंड, एन का मतलब नीदरलैंड, डी का मतलब डेनमार्क, एस का मतलब स्वीडन। हो सकता है कि आप, मैंने जैसे कि कहा कि आपको कि आपके पास कोई और माध्यम भी हो सकता है इनको याद करने का। ठीक है जी। तो आप किसी और माध्यम से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके इस माध्यम से याद हो जाती है तो अच्छी बात है, अन्यथा आपको सिंपल तरीके से याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है जी। और याद करते हैं और भी देखते हैं दूसरी। और एक जो था, एक था आइबेरियन पेनिसुला। ठीक है जी। यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये वाला आप जो देख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है जी, इस जो प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप को बोला जाता है आइबेरियन पेनिनसुला। क्या कहते हैं? आइबेरियन प्रायद्वीप। क्या बोला जाता है? आइबेरियन प्रायद्वीप। यहां पर दो ही देश हैं, एक तो है पुर्तगाल और एक है स्पेन। ऊपर की साइड स्पेन मिल जाएगा आपको। ठीक है जी। तो यहां पर याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि आइबेरियन प्रायद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आप उनको बताइएगा। तो आप यहां पर लिख लीजिएगा आइबेरियन प्रायद्वीप। तो आइबेरियन प्रायद्वीप में कितने देश शामिल हैं? दो ही देश शामिल हैं। पहला पुर्तगाल और दूसरा स्पेन। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है कि बताइए कि आइबेरियन प्रायद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है जी। वेनलेक्स कंट्रियों के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है जी। कौन कौन सी कंट्रियां हैं। ठीक है जी। और अब हम बात करते हैं एक और क्षेत्र यहीं पर ही, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। ठीक है जी। ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, ठीक है जी, ये ये रहा पूरा। ठीक है जी। इसको बोलते हैं बिस्के की खाड़ी। ठीक है। बिस्के की खाड़ी एक्चुअल में अटलांटिक ओशन में ही, जिसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन, उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर में ही बिस्के की खाड़ी है। और बिस्के की खाड़ी कौन कौन से देशों के बीच में आती है? ऊपर है फ्रांस और नीचे है स्पेन। तो दो ही देश हैं। क्या कहते हैं, ऊपर जो है वो फ्रांस है, नीचे स्पेन है। दो ही देशों के साथ मिलती है, फ्रांस और स्पेन। तो आपसे कोई पूछे कि बिस्के की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो आप बता दीजिएगा। बिस्के की खाड़ी फ्रांस और
प्लस स्पेन, और ये कहां पर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो आज हमने ये जो आप देख रहे हैं, ये क्लासेस जो है हमने पूरी इस क्लासेस में पूरे के पूरे पर्वत कि यूरोप में कौन कौन से पर्वत है। सबसे पहले पर्वत के बारे में हमने बताया कि कोकेसस पर्वत है, ठीक है। कोकेसस पर्वत यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत, और जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एल्ब्रूस है, 5,642 मीटर, ठीक है। हमने आपको बताया कि पर्वत श्रृंखला का विस्तार जो है वो रूस, अर्मेनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान में है, ठीक है जी। उसके अलावा हमने आपको यूरोप में जितने पर्वत हैं, ठीक है जी, मोस्ट इंपोर्टेंट जो पर्वत है उन सभी की लिस्ट दी है। और साथ ही साथ आपका ये काम होगा कि आप इनको अपने मैप में लोकेट करने का प्रयास कीजिएगा। क्या करना है? लोकेट करने का, ताकि आप इनको और अच्छी तरीके से याद कर पाए, ठीक है। उसके अलावा हमने यूरोप की झीलों के बारे में बताया कि यूरोप में कौन कौन सी झील हैं। 2 ही झीलें मैंने आपको बताई थी, ठीक है जी, लडोगा झील और ओनेगा झील। लडोगा झील जो है यूरोप की सबसे बड़ी झील है और मीठे पानी की भी झील है, ठीक है। साथ ही साथ दूसरी झील बताई थी ओनेगा झील, ठीक है। यूरोप के शीतोष्ण घास के मैदान बताए थे, स्टेपी घास के मैदान जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं यूक्रेन में। यूक्रेन में आपको पता ही है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर भी चल रहा है, ठीक है जी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। और याद रखिएगा, यूक्रेन की राजधानी कीव है। मैंने आपको स्टार्टिंग के दिन ही सभी राज्यों की, सभी जो देश हैं यूरोप में, उनकी राजधानियां बताई थी, ठीक है जी, लिखवाई भी थी बाकायदा, ठीक है जी। और पुस्ताज घास के मैदानों क्या कहा जाता है? पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? हंगरी में पाए जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमने काला सागर से लगते हुए देशों के नाम जाने। गेट मी ए ब्लैक टर्की रो। मैंने कहा था कि जहां जहां पर मैंने ब्लैक कैपिटल लेटर में लिखा है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी से जॉर्जिया, तुर्की, यूक्रेन, रूस, रोमानिया और बुल्गारिया। उसके अलावा हमने एक और चीज देखी कि उत्तरी सागर से लगते हुए देशों के नाम। यहां पर मैंने आपको ट्रिक बताई थी, नॉर्थ बैग आर माई फ्रेंड्स, नॉर्थ बैग आर माई फ्रेंड्स। यहां पर मैं आपको देख रहा है, यहां पर मैंने आपको बताया कि एन से नॉर्वे, बी से बेल्जियम, जी से जर्मनी और एफ से फ्रांस, ई से इंग्लैंड, एन से नीदरलैंड, डी से डेनमार्क और एस से स्वीडन। आप चाहें तो एक और कंट्री की ट्रिक आप लिख सकते हैं, एड्रियाटिक सागर से लगते हुए देश। आपको एड्रियाटिक सागर मैं बता दूं कहां पर है। ये जो सागर आप देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है जी, एड्रियाटिक सागर। ये आपके एग्जाम में ये वाली ट्रिक ये वाला क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए कि एड्रियाटिक सागर से लगते हुए देशों की नाम बताइए, ठीक है जी। तो जब हमने इतना कुछ लिख लिया है तो इसको भी लिख लीजिए, एड्रियाटिक सागर से लगने वाले देशों के नाम, देशों के ठीक है। तो एड्रियाटिक सागर से लगने वाले जो देश हैं उनकी मैं आपको ट्रिक बता दूं कि इसकी होती है इनक्रेडिबल स्लिम बिट माई आंट, इनक्रेडिबली स्लिम बिट माई आंट। तो इसको आप लिख लीजिएगा, लिखिएगा, इसको लिखिएगा, इंग्लिश में लिखिएगा। ऐसे लिखिएगा इसको, इनक्रेडिबल स्लिम कॉकरोच। इसको कॉकरोच भी, इसमें बीच में कॉकरोच भी है जी, कॉकरोच बीट माई आंट, ठीक है। तो इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जोगोविना, मोंटेनिग्रो और अल्बानिया, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिएगा। पहला है इटली, ई से इटली। दूसरा है स्लोवेनिया, स्लोवेनिया भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लोवानिया बोलते हैं जहां तक मुझे याद है,
ठीक है जी। तो आप इसको याद रखिएगा, स्लो, इसको लिखिएगा स्लोवानिया, ठीक है जी। सी से तीसरा लिखिएगा क्रोएशिया, क्रोएशिया। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिएगा बोस्निया और हर्जेगोविना, बोस्निया बोस्निया और हर्जेगोविना, ठीक है। पांचवी है मोंटेनिग्रो, और छठी है अल्बानिया। कौन सी है जी? अल्बानिया, ठीक है, अल्बानिया, ठीक है। तो एड्रियाटिक सागर से लगते हुए देशों की जो ट्रिक है वो है इनक्रेडिबल स्लिम कॉकरोच बिट माई आंट। ई से इटली, स्लिम से स्लोवेनिया, कॉकरोच से क्रोएशिया, बी से बोस्निया एंड हर्जेगोविना, एम से मोंटेनिग्रो और ए से अल्बानिया, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इन सभी ट्रिक को याद कर लेंगे और आने वाले एग्जाम में कि कोई भी क्वेश्चन इनसे बचने ना पाए, ठीक है। हमारा जो टारगेट है वो ये है कि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कोई भी छूटने ना पाए, ठीक है जी। चाहे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो या फिर भविष्य में आने वाला किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, तो हमारा प्रयास है कि आपको फैक्ट के माध्यम से, आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से किसी ना किसी तरीके से उन चीज़ों को प्रोवाइड कराया जाए। और अब आपके बचते हैं यूरोप की नदियाँ। यूरोप की नदियाँ जो हैं हम अंतिम क्लास में करेंगे, कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है जी। और मिलते हैं कल आपके साथ। धन्यवाद।